नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा विषय रहेगा सौरमंडल में पृथ्वी। अब ये जो टॉपिक है 6ठी क्लास में भी है, 11वीं क्लास में भी है और बीच में भी शायद कोई साइंस के टॉपिक में आ जाता होगा कहीं ना कहीं। तो हम अब बेसिक से शुरू कर इसका आगे तक का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के अंदर हम सूर्य का और सूर्य के 8 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। सूर्य और उसके 8 ग्रह। हम सूर्य जो कि सौरमंडल के बीचों बीच स्थित है और उसके 8 ग्रह, जो 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, मतलब सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर काटते रहते हैं। सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश होता है, वो तारा है। सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बना हुआ है, जो सबसे हल्की गैसें होती है, जो वायुमंडल में सबसे ऊपर पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस। बाकी जो ग्रह हैं आपके 8, उनका अपना प्रकाश नहीं है, वो तारे नहीं हैं। अब सूर्य से क्रम के हिसाब से अगर हम बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा पाया जाता है? आपने अभी तक पढ़ा होगा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध के बाद 2 नंबर के ऊपर जो ग्रह है शुक्र ग्रह। तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह। मंगल के बाद बृहस्पति। शनि और अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह जो सूर्य के बाद क्रम के हिसाब से पाए जाते हैं। तो सूर्य के क्रम के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह आ गया? तीसरा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अब आपके सामने 2 दिखाई दे रहे होंगे, शुक्र भी और मंगल भी, लेकिन सूर्य के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक आपका शुक्र ग्रह लगता है। मंगल की दूरी इससे बढ़ जाती है। इन 8 ग्रहों के अंदर सिर्फ पृथ्वी ग्रह के ऊपर ही जीवन संभव है। पृथ्वी ग्रह पर ही मानव निवास किया जाता है। पृथ्वी पर ही प्राणी जगत पाए जाते हैं। कारण क्या है? कारण कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, विभिन्न गैसें हैं और ये सूर्य की इतनी स्थिति के ऊपर है कि ना तो इसका सूर्य को अधिक ताप मिलता है और ना ही ये अधिक ठंडी होती है। सूर्य के नज़दीक जो ग्रह हैं उनमें तापमान की मात्रा अधिक है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान की मात्रा भी कम होती जाएगी और इन ग्रहों के ऊपर तापमान की मात्रा कम है। इन पर अधिक है, इन पर कम है। ये बीच का ऐसा ग्रह है पृथ्वी, जिसके ऊपर ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, संतुलन बना रहता है और वायुमंडल की विभिन्न गैसें इस पर पाई जाती है। तब इन 8 ग्रहों के अंदर सिर्फ एक ही ग्रह के ऊपर मानव निवास करता है। ये हमारा है सौरमंडल। हम इस सौरमंडल के अंदर विभिन्न ग्रहों का, तारों का, उल्का पिंडों का, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। इसे ही सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल जिसका विस्तार बहुत बड़ा है, अनंत है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
सौरमंडल के अंदर इस तरह के सूर्य और उसके ग्रह काफ़ी मात्रा में आपको मिल सकते हैं। सूर्य और उसके ग्रह मिलकर एक सौर परिवार की रचना करते हैं और एक सौरमंडल में बहुत सारे सौर परिवार हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सौर परिवार का अभी तक ज्ञान है। वैज्ञानिक इसी एक सौरमंडल के अंदर ही अभी तक खोज कर रहे हैं, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। एक ग्रह की खोज भी अभी तक पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, कहाँ पर क्या है, हमें वो भी अभी तक पता नहीं है। बहुत सी चीज़ों से हम अनजान हैं, प्रकृति से अनजान हैं। तो हम अपने ग्रह से ही बाहर ग्रह की पूरी खोज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ग्रह से बाहर तो खोज करना असंभव है। और इस सौर परिवार से निकलकर कहीं दूसरे सौर परिवार में जाएं, वो तो आज के टाइम में तो संभव नहीं है। क्या पता आने वाले समय के अंदर ये भी संभव हो जाए। लेकिन कहते हैं कि एलियन रहते हैं और सौर ग्रहों से आए हैं और परिवार से आए हैं। क्या पता वो सच हो भी जाए, होते होंगे, लेकिन प्रमाण नहीं है हमारे पास। तो हम बात कर रहे थे सौरमंडल की। सौरमंडल सूर्य और उसके 8 ग्रह मिलकर एक सौर परिवार की रचना करते हैं और इन 8 ग्रहों के अंदर पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से। अब इन 8 ग्रहों की अगर हम बात करें, जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा करके आता है सेम इसी स्थान के ऊपर, तो उसको 88 दिन लग जाते हैं। शुक्र ग्रह जब परिक्रमा करके पूरी आता है अपने, तो उसको 255 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं वापस इसी स्थान पर आने के लिए। 687 दिन लग जाते हैं मंगल ग्रह को एक सूर्य की परिक्रमा कर वापस उसी स्थान पर आने में। बृहस्पति को 11 साल लग जाते हैं और 11 महीने। शनि को 29 साल लग जाते हैं वापस एक परिक्रमा पूरी कर वापस उसी स्थान पर आने में। यूरेनस को, अरुण को 84 साल, क्योंकि जैसे दूरी बढ़ गई सूर्य की, वैसे उनकी परिक्रमण जो पथ है वो भी बढ़ जाता है, परिक्रमण पथ भी उनका बढ़ जाता है। और वरुण, नेपच्यून को 164 साल लग जाते हैं अपना एक चक्कर, परिक्रमा का चक्कर पूरा करने में, वापस उसी स्थान पर आने में। जैसे पृथ्वी एक साल के अंदर लगभग 365 दिनों के अंदर वापस उसी स्थान पर आ जाती है, वैसे ही वरुण 164 साल के अंदर उसी स्थान पर वापस आता है। लेकिन बाकी ग्रह का हमारे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, हम सिर्फ पृथ्वी तल का ही हम अध्ययन करते हैं। अब इसके अलावा सौरमंडल के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है 2-4 वो कर लेते हैं। हमने आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि परिभ्रमण के बारे में, कि पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व है, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। आपके पूरे सौरमंडल के अंदर ये शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह, मतलब इधर से भी 2 नंबर का ग्रह और पीछे से भी 2 नंबर का ग्रह, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, मतलब बाकी जो 6 ग्रह घूमते हैं उनके उल्टे परिभ्रमण करते हैं ये। अगर 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं तो ये 2 ग्रह आपके पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, शुक्र और अरुण या यूरेनस। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है,
भोर का तारा शुक्र ग्रह को क्यों कहा जाता है? अगर आपने अनुभव किया होगा, जब सूर्य उदय होता है, जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें सबसे चमकीला तारा एक दिखाई देता है आसमान में। उस टाइम तारे हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक ही तारा दिखाई देता है चमकता हुआ, वो आपका शुक्र ग्रह होता है, वो तारा नहीं होता। इसलिए इसको भोर का तारा कहते हैं और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। शाम को तारों के आने से पहले पश्चिम दिशा में अगर आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई दे सबसे बड़े आकार के अंदर, सूर्य अस्त होने वाले टाइम अगर आपको सूर्य के साथ दिखाई देता है तारा बड़ा, तो वो भी आपका शुक्र ग्रह ही होता है। सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। पृथ्वी के नजदीक है तब हमें दिखाई देता है, अदरवाइज हमें और कोई भी ग्रह हमें दिखाई नहीं देते। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। छोटी कक्षा के लिए तो है ही है, बड़ी कक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहते हैं। तो अब आपने एक और उपग्रह की बात करते हैं। इन सभी के उपग्रह, पहले दो ग्रह, 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। शून्य। पहले 2 ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम है आपका चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है। अब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा इसका उपग्रह है तो वो चंद्रमा इसकी ही परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलकर इधर नहीं आता, वो पृथ्वी की कक्षा में ही परिक्रमा करता है। इसी तरह से मंगल के 2 चंद्रमा हैं। मंगल के 2 चंद्रमा हैं। बृहस्पति के अंदर चंद्रमाओं की संख्या 53 बताई जाती है। शनि के अंदर भी 53 पाई जाती है चंद्रमाओं की संख्या। अरुण के अंदर लगभग 27 बताते हैं और वरुण के अंदर 13 की संख्या बताते हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण चंद्रमा ही है। चंद्रमा एक उपग्रह है। अगर हम अब इससे आगे बात करें, बाकी ग्रहों का एक बार कर देते हैं, क्योंकि जो बाकी ग्रहों से तो हम इतना ही ज्ञान लेंगे। बात करेंगे हम अपने ग्रह की। दोबारा से बना लेते हैं पृथ्वी को। सूर्य के बाद अपना ग्रह है तीसरा पृथ्वी, और चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। चंद्रमा इसकी परिक्रमा करता है और पृथ्वी इस चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। मान लीजिए पृथ्वी परिक्रमा करती हुई अगर इस पॉइंट पर आ जाती है तो चंद्रमा भी इसके साथ ही आता है इस घेरे के अंदर। चंद्रमा अपना काम कर रहा है। चंद्रमा का काम इतना ही है कि वो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वो सूर्य की परिक्रमा नहीं करेगा। ये तो अपनी परिक्रमा, ये अपने काम में मस्त है चंद्रमा, और पृथ्वी अपने काम में मस्त है जो इसकी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। तो ये चंद्रमा इसकी परिक्रमा करेगा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई उसी सिचुएशन पर वापस आ जाती है। अब बात यह है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है कि नहीं है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रह है पृथ्वी, अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह ग्रह से ही अलग होता है। उपग्रह की संरचना ग्रह से ही टूटकर अलग होती है, तो उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता। लेकिन हमें चंद्रमा चमकता हुआ रात के समय में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाता है, जिसके कारण वो हमें
पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। अगर मान लीजिए चंद्रमा अगर पृथ्वी के पीछे है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो उस समय हमें चंद्रमा दिखाई भी नहीं देता। अमावस कहते हो ना, वो यही होती है। अमावस यही है कि हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। और पूर्णिमा क्या होती है, जब चंद्रमा पूरा का पूरा हमें सूर्य का प्रकाश पर जाता है तो हमें पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये तब ये पूर्णिमा का समय हो जाता है। तब ये पूर्णिमा का समय कहलाता है। तो ये है सौरमंडल के अंदर जो पृथ्वी है उससे संबंधित जानकारी। ये छोटी कक्षाओं के लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक करवाया है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने कुछ काम करवाया था। छोटी कक्षाओं के बच्चों ने बोला कि हमें ये समझ में नहीं आया, आप हमें थोड़ा सा बेसिक करवाओ सौरमंडल के बारे में। तो ये उनके लिए वीडियो है, छठी क्लास के लिए मान सकते हो आप, छठी क्लास के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर इसमें और आगे बढ़ा जाए छठी क्लास के हिसाब से, बाकी जो है इसका अगली वीडियो में हम करवाएंगे।